हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एमवीएल अगेन। ओके। सो हम लोग आज से अपना रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एफआर का। हम लोग सर्टेन चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है। कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, बंच है हम लोग के पास में, हम आपके साथ शेयर करते हैं किस तरह से हम लोग इस आगे चलने वाले हैं। इसके बारे में बात करते हैं। रिवीजन किस टाइप से करने वाले हैं ये हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो रिवीजन में हम लोग ओके सो आज का जो टारगेट होगा वो यही होगा कि हम लोग इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 इम्पेयरमेंट और नॉन करंट एसेट्स चैप्टर नंबर 5, ये 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 जो चैप्टर्स है हमारे पास में, ये पूरे चैप्टर का बंच है, नॉन करंट एसेट्स का जो बंच है। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स का। इन सब चैप्टर्स के अंदर किसके बारे में बात हो रही है? नॉन करंट एसेट्स के बारे में बात हो रही है। करेक्ट। अब नॉन करंट एसेट्स में यहाँ पे टेंजिबल नॉन करंट एसेट भी हो सकते हैं वो। ठीक है। इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट भी हो सकते हैं। इम्पेयरमेंट भी किसके ऊपर लगता है? टेंजिबल नॉन नॉन करंट एसेट के ऊपर लगता है इम्पेयरमेंट, और नॉन करंट एसेट हेल्प फॉर सेल। तो ये जितने भी चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, ये किसके बारे में बात करते हैं? नॉन करंट एसेट के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा चैप्टर का बंच है, जब हम लोगों ने पढ़ा भी था, जब उन्होंने मेन स्ट्रीम जब लेक्चर्स करे थे, तो वहां पे भी हम लोगों ने इसी टाइप से ही करा था, पूरा बंच बनाया था और फिर बंच के हिसाब से हम लोगों ने चैप्टर्स करे थे। तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 इसके बारे में बात करते हैं, नॉन करंट एसेट्स के बारे में। तो यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे रिवीजन की। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स रिलेटेड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग के पास में जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, वो किसके बारे में बात करता है? बेसिकली वो बात करता है हमारे आ, 4 आईएएस के बारे में, दैट इज द IS-16 के बारे में, दैट इज द प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, IS-40 के बारे में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद में बोरिंग कॉस्ट के बारे में बात करता है, IS-23 और IS-20। ये 4 आईएएस के बारे में हम लोग बात करेंगे आज इस चैप्टर में। ठीक है। ऑब्वियसली रिवीजन है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे ताकि आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाए जल्दी से। अभी जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले IS-16 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। IS-16 का पहले एक बार समरी देख लेते हैं हम लोग, एक बार ये समरी भी है हमारे पास में। ठीक है। IS-16 का एक बार समरी देख लेते हैं। तो क्या क्या करने वाले हैं IS-16 में हम लोग? ठीक है ना। सब चैप्टरों की समरी है ये हमारे पास में। ठीक है ना, इसको भी हम लोग यूज करेंगे रिवीजन करते टाइम पे। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की डेफिनेशन देखनी है हम लोग को। व्हाट इज द प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट? तो यहाँ पे तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन टेंजिबल नेचर का होना चाहिए। IS-16 लगने के लिए वो टेंजिबल नेचर का होना चाहिए। सेकंड, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है, और किस पर्पस के लिए यूज होगा वो? प्रोडक्टिव प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर द रेंटल पर्पस और फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। ठीक है। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब जाकर के वो मेरा क्या बनेगा? प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट बनेगा, और तभी IS-16 लगेगा। ठीक है? तो देर डेफिनेशन थी प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की। उसके बाद रिकॉग्निशन क्राइटेरिया था। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहली कंडीशन क्या थी? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उस एसेट को यूज करके फ्यूचर में हम लोग बेनिफिट उठाएंगे, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन वाज इज अ कॉस्ट, उसकी अगर कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा, और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा तभी जाकर के आप बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। फिर इनिशियल मेजरमेंट की बात करी थी। इनिशियल मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं? हमेशा कॉस्ट मॉडल पे ही फॉलो करते हैं। इनिशियल मेजरमेंट के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं। कॉस्ट मॉडल फॉलो करने के लिए हम लोग क्या करना होता है? कॉस्ट मॉडल फॉलो करने के लिए हम लोग को क्या, इनिशियल कॉस्ट में क्या क्या चीज ऐड करते हैं? इनिशियल कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं जो भी कॉस्ट हम लोगों ने इनकर करी है उसको वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए जितनी भी कॉस्ट इनकर करी है वो सब कैपिटलाइज होगी। उसके साइट प्रिपरेशन, डिलीवरी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट, IS-23 में जो बोरिंग कॉस्ट है वो भी कैपिटलाइज करेंगे हम लोग। अगर कोई एक्सपेंडिचर किया है हम लोगों ने फ्यूल का, ट्रेनिंग का, वारंटी कॉस्ट, उसको हम लोग क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे, उसको पीएल में ट्रांसफर करेंगे। इसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे। और डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट में क्या लिखा हुआ था कि जो 5 साल बाद या 10 साल बाद जब लाइफ खत्म होगी एसेट्स की, जब आफ्टर 10 ईयर्स जब लाइफ खत्म होगी, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको डिसमेंटल करेंगे। तो डिसमेंटलिंग में जो कॉस्ट आएगी, ठीक है, या साइट रिस्टोरेशन पे जो कॉस्ट आएगी, ठीक है, उसकी आपको क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू में उसको कन्वर्ट करना है कि 10 साल बाद क्या लाइफ होगा। सॉरी, 10 10 आफ्टर 10 ईयर्स जब हम लोग डिसमेंटल करेंगे एसेट्स को, तो उस पर क्या कॉस्ट आएगा? तो जो कॉस्ट आएगा, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू में उसको कन्वर्ट करेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद में क्या करेंगे?
उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको एसेट में की कॉस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो एंट्री हमने क्या बताई थी उस टाइम पे, याद होगा तो एसेट्स को हमने डेबिट करा था और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को क्रेडिट करा था हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू से। ठीक है, तो एसेट्स वैल्यू में कॉस्ट को ऐड कर दिया था और क्रेडिट कर दिया था किसको, प्रोविजन को, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू यूज करी थी तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा एवरी ईयर, एवरी ईयर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अनवाइंडिंग अप करना पड़ेगा। करेक्ट, अनवाइंडिंग अप के लिए भी हम लोग एंट्री पास कर रहे थे। एवरी ईयर हम लोग को फाइनेंस कॉस्ट को डेबिट करना पड़ेगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट के साइड में जाएगा, और प्रोविजन अपनी लायबिलिटी हर साल क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। करेक्ट, ये बात हम लोग करी थी। तो इनिशियल कॉस्ट में इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगा, कॉस्ट पे क्या क्या चीज ऐड करेंगे, ये सारी चीज ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हम लोगों ने करा था। उसके बाद उसके बाद हम लोग का सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आया था। ठीक है ना, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मतलब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में क्या बोला था हम लोगों ने कि कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो एक्सपेंडिचर फ्यूचर नेचर के हैं, मतलब जो एक्सपेंडिचर फ्यूचर में इनकर होंगे, जो एक्सपेंडिचर फ्यूचर में इनकर होंगे फिर भी हम लोग क्या करने हैं, उसको कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर थे जो फ्यूचर में इनकर हो रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई एसेट एक बार एसेट रेडी टू यूज हो जाती है उसके बाद जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं सब पीएल में जाते हैं। ये नॉर्मल रूल है, लेकिन यहाँ पे ये तीन एक्सपेंडिचर ऐसे थे। कौन कौन से, अगर हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है जिससे एसेट्स की इकोनॉमिकल बेनिफिट इनहेंस हो गई है। ठीक है, फर्स्ट इकोनॉमिकल बेनिफिट कैसे इनहेंस होती है, तो उसकी लाइफ इंक्रीज हो गई है या फिर उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गया है, इनहेंस हो गया, मोर देन एक्चुअल, मोर देन ओरिजिनल। ठीक है, तो उसके इकोनॉमिकल बेनिफिट अगर इनहेंस हो गए हैं, उस पे जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो कैपिटलाइज होगा इवन दो वो फ्यूचर में हो रहा है। फर्स्ट, सेकंड, अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है, मेजर ओवरऑलिंग का एक्सपेंडिचर है, मान लो हमने एयरक्राफ्ट खरीदा, एयरक्राफ्ट पे जो ओवरऑलिंग का एक्सपेंडिचर होने वाला है वो फ्यूचर में होने वाला है, फिर भी उसको एस्टिमेट करो और एस्टिमेट करने के बाद उसको कैपिटलाइज करो और उसको डेप्रिशिएट भी करो। ठीक है, सेकंड एक्सपेंडिचर ये था। और थर्ड, रिप्लेसिंग द कंपोनेंट, अगर कोई एसेट्स है कॉम्प्लेक्स नेचर की एसेट्स है, जैसे इसके बहुत सारे कंपोनेंट हमने एग्जांपल करा था कि मेरे पास एक एसेट्स है जिसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं और सब कंपोनेंट्स के लाइफ अलग अलग है, तो इस टाइप के एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स एसेट्स। तो हम लोगों को क्या करना है, तो मान लो सपोज कोई कंपोनेंट है, तो कोई कंपोनेंट की लाइफ, किसी कंपोनेंट की लाइफ 10 ईयर्स होगी, किसी कंपोनेंट की लाइफ 15 ईयर्स होगी, किसी कंपोनेंट की लाइफ 2 ईयर्स होगी, किसी कंपोनेंट की लाइफ 20 ईयर्स होगी। तो जो 2 ईयर्स का कंपोनेंट है तो 2 ईयर्स में डेप्रिशिएट हो जाएगा। 2 ईयर्स का जब डेप्रिशिएट होगा तो हम लोग को फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा उस कंपोनेंट को। तो आफ्टर 2 ईयर्स या आफ्टर 3 ईयर्स जब हम लोग उस कंपोनेंट को चेंज करेंगे, इवन दो वो एक्सपेंडिचर, वो कंपोनेंट चेंज करने में वो एक्सपेंडिचर सब्सिक्वेंट नेचर का है, बाद में हो रहा है, फिर भी उसको कैपिटलाइज करें। तो ये तीन एक्सपेंडिचर ऐसे थे। पहला, अगर कोई आपने एक्सपेंडिचर किया जिससे एसेट्स की क्या हो गई, आपने कोई एक्सपेंडिचर किया जिससे एसेट्स का इकोनॉमिकल बेनिफिट इनहेंस हो गए हैं। मेंटेन वर्ड नहीं बोला है, अगर मेंटेन होंगे तो पीएल में जाएगा, इनहेंस होगा तो ही क्या होगा, वो कैपिटलाइज होगा। फर्स्ट, सेकंड, ओवरऑलिंग का कोई हमने कोई एसेट्स है जिसमें ओवरऑलिंग करानी है या फिर मेजर इंस्पेक्शन कराना है उस एसेट्स का, वो फ्यूचर में होने वाला है, वो एक्सपेंडिचर क्या होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। तो उसको आज ही एस्टिमेट करो, आज एस्टिमेट करने के बाद में उसको कैपिटलाइज करो एसेट्स के वैल्यू के साथ में, उसको डेप्रिशिएट भी करो। क्लियर, दिस इज द सेकंड, फ्यूचर में एक्सपेंडिचर होंगे लेकिन आपको कैपिटलाइज करने पड़ेंगे। थर्ड, रिप्लेसमेंट द कंपोनेंट। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स एसेट्स है, कॉम्प्लेक्स एसेट्स के सब कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट है, कुछ कंपोनेंट जो सब पहले 2 साल बाद या 3 साल बाद उसकी लाइफ खत्म हो रही है, तो 3 साल बाद उस कंपोनेंट को चेंज करना पड़ेगा। कंपोनेंट को चेंज करना पड़ेगा तो एक्सपेंडिचर होगा, इवन दो सब्सिक्वेंट नेचर का है। एसेट्स रेडी टू यूज हो गई, सब्सिक्वेंट में मतलब क्या क्या मतलब क्या होता है कि एक बार एसेट रेडी टू यूज हो गई है उसके बाद कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इवन दो सब्सिक्वेंट नेचर का है, 3 साल बाद हो रहा है, फिर भी उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। तो ये तीन एक्सपेंडिचर ऐसे थे जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, उसको कैपिटलाइज कर रहे थे। बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट नेचर के एक्सपेंडिचर होंगे उसको पेयर में ट्रांसफर करेंगे। ये हम लोगों ने करा था। फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन की बात हो रही थी। तो डेप्रिसिएशन में हम लोग क्या बोला था, पहली बात क्या बोली कि हम लोग डेप्रिसिएशन किसके पे लगाएंगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट पे लगाएंगे। और किसके बेसिस पे लगाएंगे, यूजफुल लाइफ के बेसिस पे लगाएंगे। डेप्रिशिएबल अमाउंट के पे लगाएंगे और यूजफुल लाइफ के बेसिस पे लगाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब है कॉस्ट माइनस एक्सपेक्टेड रिजल्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगा। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स को किस दिन से डेप्रिसिएशन करना स्टार्ट करेंगे,
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किस दिन से डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करेंगे? तो डेप्रिसिएशन हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं हमेशा जिस दिन एसेट्स अवेलेबल फॉर यूज जाती है। एक्चुअल यूज हुई है कि नहीं हुई उससे मतलब नहीं है, अवेलेबल फॉर यूज है तो डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर। क्लियर? इवन वो आइडल भी है, वो एसेट्स खड़ी हुई है, रेडी टू यूज है, लेकिन वो एसेट्स हमने एज इट इज रखी हुई है, वो हमने कभी यूज भी नहीं करा पूरा ईयर में, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, सेकंड। थर्ड, फिर बोला IAS 16 ने कि आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है, उस डेप्रिसिएशन का जो पैटर्न होगा, हम आपको नहीं बता रहे हैं। IAS 16 कह रहे हैं कि हम आपको नहीं बताते हैं कि किस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, लेकिन हाँ, आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि जिस पैटर्न में एसेट को कंज्यूम कर रहे हो उसी पैटर्न में आप डेप्रिसिएशन लगा देना बस। अब किस पैटर्न पे आप कंज्यूम करो आप खुद डिसाइड करो, अपना जजमेंट यूज करो। जिस पैटर्न पे आप एसेट को कंज्यूम करो उसी पैटर्न पे आप डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर देना, ये उन्होंने बोला। अब एग्जांपल कुछ दिए पॉसिबल मेथड, जैसे SLM मेथड यूज कर सकते हो, रिड्यूसिंग WDV मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ना, WDV मेथड यूज कर सकते हो, मशीन आवर मेथड यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन मेथड यूज कर सकते हो। तो जो भी मेथड आपको यूज करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला, IAS 16 ने बोला, क्या हम लोग डेप्रेशन का मेथड चेंज कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ बोला IAS 16 ने कि हाँ, आप डेप्रेशन के मेथड को चेंज कर सकते हो। जो डेप्रेशन का मेथड को चेंज करना है उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। IAS 8 है हमारे पास में जिसका नाम है प्रोविजन, सॉरी, IAS 8 है उसका नाम क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड प्रायर पीरियड एरर्स, इस IAS का नाम है। तो IAS 8 ने बोला है कि हम लोग जब डेप्रेशन का मेथड चेंज करते हैं उसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और जब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिव चेंज करेंगे, रिट्रो, अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा तो रिट्रोस्पेक्टिव चेंज करेंगे। और अगर और अगर अकाउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है, चेंज डेप्रेशन मेथड को चेंज करने को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट तो आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, फिर फिर हम लोगों ने देखा कि फिर आपको यहाँ पे देखा था हमने, रिव्यू ऑफ द यूजफुल लाइफ एंड द रेजिडुअल वैल्यू। आपको क्या करना पड़ेगा, एवरी ईयर के एंड में आकर के आपके एसेट्स की जो यूजफुल लाइफ है और रेजिडुअल वैल्यू है, क्या वो सही है? आपने जो ओरिजिनली एस्टिमेट की थी फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, जो आपने एसेट्स खरीदी थी, तो आपने एस्टिमेट की थी कि हम लोग 10 ईयर्स तक एसेट्स को यूज करेंगे, क्या अभी अभी एसेट्स की यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, या फिर उसकी आप यूजफुल लाइफ आप चेंज करना चाहते हो, कम या ज्यादा कुछ भी करना चाहते हो? ठीक है, तो एवरी ईयर आपको ये चीज रिव्यू करना पड़ेगा अपने एसेट्स की यूजफुल लाइफ को और एसेट्स की रेजिडुअल वैल्यू, जो आपने रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट की थी ओरिजिनली, क्या अभी भी वही है रेजिडुअल वैल्यू या फिर कम ज्यादा हो गई है? तो आपको एवरी ईयर में आकर आकर के आपको रिव्यू करना पड़ेगा। अगर कुछ मटेरियल डिफरेंस है, आप बोल रहे हो कि मेरी एसेट्स की लाइफ 10 ईयर्स थी, 3 ईयर हमने यूज कर लिया एसेट्स को, तो 7 ईयर बची, और हमें लग रहा है कि 7 ईयर एसेट्स यूज ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, केवल मैक्सिमम 2 साल तक यूज कर पाएंगे, मैक्सिमम 3 ईयर तक यूज कर पाएंगे, तो एसेट्स की लाइफ चेंज कर दो, 3 ईयर्स कर दो। ठीक है, तो ये काम कब करना है आपको, एवरी ईयर पे। ठीक है ना, रिव्यू ऑफ द यूजफुल लाइफ एंड रिजल्ट वैल्यू एवरी ईयर, एवरी ईयर। ठीक है, फिर मेजर इंस्पेक्शन ओवर ऑयलिंग, ये हम लोगों ने ऊपर कर लिया था। मेजर इंस्पेक्शन और ओवर ऑयलिंग में क्या था, अगर कोई एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, अगर मान लो सपोज फर्स्ट ईयर के एंड में आए हम लोग, फर्स्ट आपको क्या बोले, कोई एसेट्स है जिसके ऊपर आपको मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग कराना है, कब कराना है, 5th ईयर के एंड में कराना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आज उसकी वैल्यू एस्टिमेट करो, कितनी वैल्यू आएगी, कितना खर्चा आएगा, उसको आप आज की डेट में कैपिटलाइज कर दो। ठीक है, 0 पीरियड में कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करने के क्या एंट्री पास करोगे, एसेट्स को डेबिट करोगे तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, और प्रोविजन को क्रेडिट कर दोगे क्योंकि आपको पे करना है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात कि जब एसेट्स को आपने डेबिट किया तो उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, कब तक डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, 5 ईयर तक, क्योंकि 5 ईयर में वो ओवर ऑयलिंग ड्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से प्रोसेस करते जाना है। ठीक है, तो मेजर इंस्पेक्शन ओवर ऑयलिंग हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था। अब नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करेंट एसेट। तो सब्सिक्वेंट जो हम लोग का सब्सिक्वेंट इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट मॉडल पे था, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मतलब होता है कि इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि जब लोग एसेट्स खरीदी हम लोगों ने तो किस वैल्यू पे एसेट्स को दिखा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द इनिशियल रिकॉग्निशन।
सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो सपोज 5 ईयर्स की लाइफ है, तो एवरी ईयर के एंड में जब हम लोग बुक्स क्लोज करेंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो उस टाइम पे किस वैल्यू पे दिखाएंगे, दैट्स कॉल्ड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करने के लिए आपके पास दो मॉडल है, या तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करो या तो फिर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करो। जो भी आपको मॉडल फॉलो करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हो तो हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से वैल्यू दिखाते हैं बुक्स में। तो बुक्स में हम लोग वैल्यू दिखाते हैं कॉस्ट पे, इनिशियल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे दिखाते हैं, और लेस करते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस है, IAS 36 में इम्पेयरमेंट लॉस है तो उसको ही माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉस्ट मॉडल। अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो, तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, रिवैल्यूएशन मॉडल अगर आपको फॉलो करना है तो हम लोग किस वैल्यू पे दिखाएंगे, रिवैल्यूड अमाउंट, फेयर वैल्यू में से माइनस करेंगे सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन, सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन, और माइनस करेंगे अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो उसको माइनस। इस वैल्यू पे हमें क्या करना है, दिखाना है अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, फिर आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको अगर आपको रिवैल्यूएशन मॉडल मॉडल अडॉप्ट करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बात याद रखनी है आपको, जब रिवैल्यूएशन मॉडल आप अडॉप्ट करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। पहला कि आपको सफिशिएंट रेगुलरिटी से आपको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। सफिशिएंट रेगुलरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको एवरी ईयर करना है। ठीक है, बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि आपकी जो एसेट की कैरिंग अमाउंट है और आपकी एसेट की जो फेयर वैल्यू है, उसमें मटेरियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप चाहे 2 साल में कर रहे हो, चाहे 1 साल में कर रहे हो, चाहे 3 साल में कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सफिशिएंट रेगुलरिटी का मतलब 1 ईयर, एवरी ईयर नहीं आपको करना है। बस आपको याद रखना है कि आपकी एसेट्स की कैरिंग अमाउंट, ठीक है, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मटेरियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए रिपोर्टिंग डेट पे। पहली बात उन्होंने बोला। दूसरी बात उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो सपोज एंटायर क्लास ऑफ एसेट्स, एंटायर क्लास ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है कि मान लो सपोज मेरे पास 4 क्लास ऑफ एसेट्स है, 4 क्लास ऑफ एसेट्स है। 4 क्लास ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है कि मेरे पास में 5 प्लांट है, तो प्लांट का एक क्लास ऑफ एसेट्स हो गया। मेरे पास 10 बिल्डिंग्स है, तो एक बिल्डिंग क्या हो गया, क्लास ऑफ एसेट्स हो गया। फर्नीचर है मेरे पास, तो फर्नीचर एक क्लास ऑफ एसेट्स हो गया। ऑफिस इक्विपमेंट एक क्लास ऑफ एसेट्स हो गया। ठीक है, अब मेरे पास प्लांट जो एक क्लास ऑफ एसेट्स है, उसके अंदर हम लोगों ने 5 प्लांट है। हम ये नहीं बोल सकते कि 3 प्लांट को हम रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करेंगे, 2 प्लांट के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे, ये नहीं कर सकते। ठीक है, या तो आप 5 की जो 5 प्लांट है उस पर रिवैल्यूएशन मॉडल ही अडॉप्ट करो, या फिर पांच 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 की पांचों प्लांट के ऊपर कॉस्ट मॉडल फॉलो करो। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है रिवैल्यूएशन मॉडल के टाइम पे। अब अकाउंटिंग कैसे करते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल की, ठीक है, उसका हम लोगों ने करा था, यहाँ पे केस करा था। ठीक है ना, केस कैसे करा था आपको आपके साथ शेयर करते हैं एक्सेल शीट, तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने क्लास नोट्स के थ्रू करा था। ठीक है, 1 सेकेंड, आप लोग के साथ ओपन करते हैं क्लास नोट्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने किस तरह से करा था इसको। आपको पूरा याद भी आ जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल करा था। ठीक है, एग्जाम्पल करने के बाद में अकाउंटिंग करी थी हम लोगों ने। अच्छा, अभी एक बार काम करते हैं, एक बार फिर से इस एग्जाम्पल को एक बार कर लेते हैं, ताकि आपको पूरा फुल फ्लैश क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, रिवैल्यूएशन मॉडल, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल बहुत काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो सपोज अभी रिवैल्यूएशन मॉडल में कैसे करते हैं, पूरी आपको मेथोलॉजी समझ आ जाएगी, एक एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिस्पोजल डिस्पोजल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ट्रांसफर अकाउंटिंग सब कुछ क्लियर हो जाएगी आपको एक ही एग्जाम्पल से। तो क्या बोल रहे हैं, मान लो सपोज हमारे पास लैंड या बिल्डिंग है। ठीक है, हमने कितने का खरीदा, 6 मिलियन का लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा। और जब खरीदा था उस टाइम पे उसकी लाइफ कितनी थी, 50 ईयर्स उसकी लाइफ थी। करेक्ट। हम्म, उसकी लाइफ कितनी, 50 ईयर्स थी। हमने क्या किया, ईयर एंड पे कब खरीदा, 1 जुलाई। ईयर एंड कब होता है, 30 जून को उसका ईयर एंड होता है। ईयर एंड पे आकर के लैंड के ऊपर तो डेप्रेशन लगेगा नहीं, बिल्डिंग पे हमने डेप्रेशन लगा दी, कितना, 5 मिलियन डिवाइड 50 है, सो 0.1 मिलियन का आ गया। कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 30 सितंबर का कैरिंग अमाउंट हो गया हमारे पास। कैरिंग अमाउंट कितना आ गया, 30 जून 2004 का। लैंड का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, क्योंकि इस पे तो डेप्रेशन लगता नहीं है। बिल्डिंग पे 5 माइनस 0.1 तो 4.9 हो गया। अगेन हमने डेप्रेशन, यहाँ पे हमने रिवोल्यूशन नहीं किया। क्यों रिवोल्यूशन नहीं, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा डिफर नहीं है, उसकी बुक वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो 2005 में नेक्स्ट ईयर फिर से हमने डेप्रेशन लगाया लैंड के ऊपर और बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग पे डेप्रेशन कितना लगेगा, 5 डिवाइड 50 0.1 आ जाएगा। कैरिंग अमाउंट कितना आ गया, कैरिंग अमाउंट आ गया 30 जून 2005 का।
लैंड का वैल्यू 1 ही रहेगा, बिल्डिंग का वैल्यू 4.2 हो गया, 4.9 -1 तो 4.8 आ गया। ठीक है, तो बुक वैल्यू कितनी होगी 5.8, बुक वैल्यू कितनी होगी एसेट्स की 5.8। अब हमने उसको रिवैल्यू कर दिया क्योंकि अभी उसकी जो फेयर वैल्यू कितनी 7 मिलियन है। अभी जो बुक वैल्यू है और उसकी फेयर वैल्यू मटेरियल डिफरेंस आ गया उसमें। ठीक है, तो 7 मिलियन आ गया, 7 मिलियन जो आया है हमारे पास में, इसमें से लैंड का वैल्यू कितना है 1.24, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 5.76। ठीक है, ये फेयर मार्केट वैल्यू है। कैरिंग अमाउंट 1 है लैंड का, फेयर वैल्यू 1.24 है, गेन कितना आ गया, फेयर वैल्यू गेन कितना आ गया 0.24। और बिल्डिंग पे कितना आ गया, कैरिंग अमाउंट 4.8 है, और बुक वैल्यू 4.8 है, फेयर वैल्यू 5.76 है। डिफरेंस कितना आ गया 0.96 का। दोनों टोटल डिफरेंस कितना आ गया, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल गेन कितना हो गया, रिवैल्यूएशन गेन 1.2। दैट 1.2 विल बी ट्रांसफर टू द ओसीआई, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। ठीक है, क्या एंट्री पास करेंगे, एसेट्स को डेबिट करेंगे और ओसीआई को क्रेडिट कर देंगे। करेक्ट। और अब ईयर एंड पे जाकर के हमें एक काम और करना पड़ेगा, जैसे हम लोग जो भी रियलाइज प्रॉफिट, जो मेरी अर्निंग्स होती है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं। जो मेरा पीएटी होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग, वहाँ ट्रांसफर करते हैं रिटेन अर्निंग के अंदर। ऐसे जितनी भी ओसीआई की फिगर होती है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। तो या ओसीई के अंदर। ओके, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। ठीक है, उसके अंदर। तो ओसीआई को हमने डेबिट कर दिया और ओसीई को क्रेडिट कर दिया हम लोगों ने, रिवैल्यूएशन रिजर्व को यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री हो गई हमारी। अभी देखिए, तो मेरी वैल्यू कितनी होगी 1.24, वैल्यू हो गई 1.24 और 5.76। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर 30 जून 2005 को। 30 जून 2005 को हमने फिर से डेप्रिसिएशन लगाया जीरो, लैंड पे तो वैल्यू जीरो आएगा। अब डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग आएगा वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने एसेट्स की, आपको एक रूल याद रखना है हमेशा, जब जब एसेट्स की वैल्यू चेंज करोगे तब 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 एसेट्स की लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, एक बात याद रखनी है, और जब जब लाइफ चेंज करोगे वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज करा, 4.8 से 5.76 करा, लाइफ चेंज हो गई। लाइफ कितनी बची 48 ईयर्स। अब जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 48 ईयर के बेसिस पे लगाएंगे। तो 5.76 डिवाइडेड बाई 48 ईयर्स करेंगे, ये बात याद रखना, 50 नहीं करेंगे। तो 48 आके हमारे पास में। क्लियर। कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई 30 जून की, 1.24 माइनस डेप्रिसिएशन 1.24 आ गया मेरे पास कैरिंग अमाउंट। इसका वैल्यू कितना हो गया, बिल्डिंग का 5.76, डेप्रिसिएशन आ गया 0.12। तो कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 30 जून का 5.64। क्लियर। उसके बाद अभी हमने देखो फिर रिवैल्यूएशन नहीं किया क्योंकि डिफरेंस है नहीं, मटेरियल डिफरेंस है नहीं। अगेन फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाया 30 जून 2007 को, एक साल बाद फिर से डेप्रेशन जीरो, लैंड पे तो जीरो ही आएगा डेप्रेशन। बिल्डिंग पे कितना आ जाएगा, बिल्डिंग पे अगेन 5.76 है, 5.76 रिवैल्यूड फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाई 48 ईयर्स, 0.12 फिर से आ गया। क्लियर। अब हमने मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी एसेट्स की 30 जून की 1.24, डेप्रेशन कुछ है नहीं, इस पे 5.64 माइनस डेप्रिसिएशन 1.12 कितनी आ गई 5.52। टोटल वैल्यू कितनी होगी 5.76। ठीक है, हमने कितने में इसको सेल कर दिया 30 जून को हमने सेल कर दिया। देखिए सब अकाउंटिंग एक साथ क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व, पूरा रिवैल्यूएशन आपको क्लियर हो जाएगा एक एग्जांपल से। हमने उसको सेल कर दिया, सेल प्राइस है 7.5। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, कॉस्ट कितना था हमारे पास 6.76, सेलिंग प्राइस कितना है 7.5, दोनों का डिफरेंस कितना है 0.74। दिस 7.4 इज अ गेन एंड विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या एंट्री पास करेंगे इसके लिए हम लोग, कैश को डेबिट करेंगे 7.5 से। ठीक है ना, कैश में पास 7.5 आया, एसेट्स की वैल्यू कितनी गई 6.76 और प्रॉफिट कितना हो गया 0.74 का। ठीक है, ये आ गया। और साथ करते एक काम और करना पड़ेगा, क्या बोला गया है कि जो आपका जो भी अमाउंट ओसीई में पड़ा, जो आप एसेट्स बेच रहे हो उस एसेट्स रिलेटेड कुछ ओसीई में कुछ पड़ा है, रिवैल्यूएशन नजर में कुछ पड़ा हुआ है। हाँ सर, हमने पहले रिवैल्यू करा था इसको, 2005 में रिवैल्यू करा था, उसका रिवैल्यूएशन गेन पड़ा है 1.2। तो एक काम करना, जो एसेट्स बेच रहे हो उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल करके रिटेन अर्निंग में डालो, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना, रिटेन अर्निंग में डालो। ठीक है, तो ये आपको दो एंट्री पास करनी पड़ेंगी जब आप सेल करोगे। तो पहला तो सेल करने की एंट्री नॉर्मल एंट्री, दूसरा जो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा हुआ है उसको निकाल के रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे, इससे बोलते हैं हम लोग रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि आईआर 16 में रिसाइकलिंग या रिक्लासिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। क्योंकि रिक्लासिफिकेशन अवेलेबल नहीं है इसीलिए हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर रहे हैं इसको। अगर रिक्लासिफिकेशन अवेलेबल होता, अवेलेबल नहीं है आई 16 में, अगर होता तो कहाँ ट्रांसफर करते, पीएल में ट्रांसफर करते, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते। क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, रिसाइकलिंग अवेलेबल नहीं है, तो आपको बोला गया है कि आपको जो भी अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है
उसको निकालो, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दो, रिटेन अर्निंग। क्लियर। ये पूरी अकाउंटिंग हमने आपको बता दी, डिस्पोजल रिवैल्यूएशन कैसे करेंगे, एक एक एंट्री बता दी हमने आपको। ठीक है। अब अकाउंटिंग एंट्री, ये जो हम लोग ने कर रहे थे यहाँ पे, उसकी अकाउंटिंग समझते हैं। अकाउंटिंग कैसे करनी है यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया मान लो यहाँ पे तीन केसेस बनते हैं। ठीक है। तीन केस कैसे बनते हैं, ये देखिए, अकाउंटिंग फॉर द रिवैल्यूएशन, इसके तीन केसेस बनते हैं। तीन केस कैसे बनते हैं दिखा देते हैं आपको एक बार। तो बोला गया है कि मान लो सपोज कॉस्ट है मेरी एसेट्स की 5 मिलियन, हमने उस पर डेप्रेशन लगाया 2 मिलियन, कैरिंग अमाउंट कितनी है 3 मिलियन, फेयर वैल्यू उसका रिवैल्यूएशन किया, फेयर वैल्यू 7 मिलियन है, तो गेन कितना हो गया, ओसीआई में कितना ट्रांसफर हो गया 4 मिलियन। ये तो नॉर्मल एंट्री हो गई। अब इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, तो यहाँ बोला गया है कि आपको एसेट्स को डेबिट करना है 2 मिलियन से, एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन को डेबिट करना है 2 मिलियन से। डेप्रेशन कितना है 2 मिलियन, तो डेप्रेशन यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन क्रेडिट में होगा, तो हमने डेबिट कर दिया 2 मिलियन को, ओसीआई को क्रेडिट क्रेडिट कर दिया 4 मिलियन से। ये तो 4 मिलियन से ही होगा क्रेडिट, तो ये तो डेबिट क्या करेंगे, एसेट्स को 4 मिलियन से डेबिट नहीं करेंगे। अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको डेबिट क्या करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अगर आपकी एसेट्स की रिवैल्यूएशन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा है, क्योंकि रिवैल्यूएशन कितना कर रहे हो 7 और ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 5, ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा रिवैल्यू कर रहे हो 7, ना, तो जो 2 का गेन आएगा उसको आपको ट्रांसफर करना है एसेट्स में। क्लियर। ठीक है। आगे केस नंबर 2, मान लो सपोज कॉस्ट है 5, डेप्रिसिएशन है 2, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लग चुका है, कैरिंग अमाउंट इस समय की 3 मिलियन है, हमने फेयर वैल्यू देखो 4.5 किया है, 4.5, ओसीएम में कितना चला जाएगा 3 माइनस 4.5, मतलब 4.5 रिवैल्यूड अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट 3, तो गेन कितना हो गया 1.5। अब देखिए यहाँ पे जो हमने रिवैल्यूएशन आया है, जो हमने फेयर वैल्यू में कन्वर्ट किया, फेयर वैल्यू निकालिए, फेयर वैल्यू ओरिजिनल से ज्यादा नहीं है, तो एसेट को अपने डेबिट नहीं करेंगे, एसेट को डेबिट 0 से करेंगे। ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 का है तो 1.5 को डेबिट करेंगे, और ओसीआई को डेबिट क्रेडिट करेंगे 1.5 से। क्लियर। फिर केस नंबर 3, कॉस्ट था 5 का, डेप्रिसिएशन 2 का आ गया, कैरिंग अमाउंट 3 का है, रिवैल्यू किया, जरूरी नहीं रिवैल्यू करके हमेशा वैल्यू इंक्रीज ही करेंगे, डिक्रीज कर रहे हैं 2.5 कर रहे हैं। अब यहाँ पे 0.5 का जो आया है, ठीक है ना, जो 0.5 आया है, दैट 0.5 इज अ लॉस, इसको लॉस को पीएल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, पीएल को डेबिट करेंगे, एसेट को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। इसके साथ एक और रूल चलता है, ये देखिए एक रूल ये चलता है, पूरा कंप्रेहेंसिव चार्ट क्लास में कराया हुआ है, इस चार्ट के थ्रू हम लोग अकाउंटिंग और अच्छे डिटेल से समझेंगे। ठीक है। और ये चार्ट आपको बहुत सारे आईएएस में भी काम करेगा। कैसे काम करेगा आपको एक बार बताते हैं। जैसे रिवैल्यूएशन मॉडल का पूरा ट्रीटमेंट है, पूरा ट्रीटमेंट है रिवैल्यूएशन का, जैसे समझते हैं। जैसे हमने आपको बात करी कॉस्ट है, मान लो सपोज मेरी एसेट्स की 5 लाख की। ठीक है। अब ये जो चार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे तो आपका पूरा आईएएस कंप्लीट हो चुका होगा, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, एक दो पॉइंट और बचेंगे, वो आपको आपके संग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। बाकी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आईएएस 16। ठीक है। एग्जाम्पल से नंबर से आप समझोगे तो आपको क्लियरिटी आएगी, थ्योरी थ्योरी आपको रिवाइज करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा मकसद यही रहेगा, मेरा मोटिव यही रहेगा कि आपको नंबर्स की हेल्प से रिवीजन कराया जाए, एग्जाम्पल दे दे के रिवीजन कराया जाए। ठीक है। ना कि थ्योरी से। तो थ्योरी से रिवीजन करते हैं तो मोनोटोनस हो जाता है थोड़ा सा, है ना। आपको रिवीजन कराया जाए किसके हेल्प से, नंबर के हेल्प से, ताकि आपके माइंड में जाए। ठीक है। खैर, तो अब यहाँ पे देखिए, तो समरी ऑफ द रिवैल्यूएशन क्या है, कॉस्ट है मान लो सपोज मेरी एसेट्स की 5 लाख की। ठीक है। 5 लाख की कॉस्ट है मेरी एसेट्स की। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज करोगे, तो हमने मान लो सपोज पहले इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। इंक्रीज कर दिया हमने, 8 मिलियन कर दी इसकी, सॉरी 8 लाख कर दी उसकी वैल्यू। गेन आ गया, गेन कहाँ जाता है ओसीआई में, ओसीआई में क्रेडिट कर देंगे, इसको ओसीआई में क्रेडिट कर देंगे, फर्स्ट ईयर में हो गया। सेकेंड ईयर में फिर से या तो इंक्रीज होगी तो डिक्रीज होगी, सर इंक्रीज हो रही है, फिर से 8 लाख से वैल्यू इंक्रीज होकर 10 लाख कर दी हमने, 2 लाख का गेन आया, फिर 2 लाख का गेन कहाँ जाएगा, ओसीआई की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। क्लियर। ये नॉर्मल है नहीं सर, डिक्री इंक्रीज नहीं हुई, डिक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है सर, 8 लाख से वैल्यू 7 लाख रह गई है, मतलब 1 लाख का 1 लाख का लॉस हुआ है, 1 लाख का लॉस हुआ है, तो वो जो कह रहे हैं कि 1 लाख का लॉस हुआ है, सर पीएल में ट्रांसफर कर दें, नहीं पीएल में ट्रांसफर नहीं करना है। क्या इस एसेट को आपने कभी रिवैल्यू करा था, हाँ रिवैल्यू करा था, कितना पड़ा है रिवैल्यूएशन रिजर्व में 3 लाख, तो पीएल को डेबिट नहीं करना, रिवैल्यूएशन रिजर्व को आपको क्या करना है, आपको डेबिट करना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करना है, पीएल को डेबिट नहीं करना है। ठीक है। 3 पड़ा हुआ है, लॉस 1 लाख का है, तो 1 लाख पूरा कहाँ से निकालेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व से, उसको डेबिट करेंगे। क्लियर।
सर या फिर 8 लाख से सर कम होकर के 3 लाख रह गई है, 5 लाख का लॉस हो गया। तो जो 5 लाख का लॉस है उसको सेट ऑफ किससे करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ पड़ा है, हाँ कितना 3 लाख। तो 3 लाख पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे, बाकी का बचा हुआ 2 लाख लॉस, जो लॉस बचा हुआ है 5 लाख का लॉस हुआ तो 3 लाख का डेबिट करेंगे कहाँ से, रिवैल्यूएशन रिजर्व से। अब 2 लाख का जो लॉस आया है उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसको निकालेंगे पीएल पे, पीएल को डेबिट करेंगे। तो 3 लाख को डेबिट करेंगे, ओसीआई को डेबिट करेंगे 3 लाख के लिए, और 2 लाख को डेबिट करेंगे किससे, पीएल से। क्लियर। ये तो हो गया हमारा इंक्रीज वाली बात। अब डिक्रीज की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में नहीं सर डिक्रीज हुआ है। तो अगर डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अमाउंट कितना है सर, डिक्रीज हो गई 5 लाख से 3 लाख रह गया फर्स्ट ईयर में। सो 2 ईयर का लॉस, 2 लाख का लॉस हो गया। दैट 2 लाख विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इस एसेट को आपने कभी रिवैल्यू तो किया नहीं, फर्स्ट ईयर में ही लॉस हो गया। तो फर्स्ट ईयर में लॉस हुआ तो पहले पूरा पीएल में ट्रांसफर होगा। ठीक है, सेकंड ईयर में या तो प्रॉपर्टी की वैल्यू, उस एसेट्स की वैल्यू कम होगी या तो बढ़ेगी, फिर कम होगी। मान लो सपोज 3 लाख से वैल्यू फिर 1 लाख रह गई, फिर 2 लाख का लॉस हो गया, 2 लाख का लॉस हो गया कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फिर पीएल में डेबिट कर देंगे। नहीं सर, 3 लाख से वैल्यू बढ़ करके 4,50,000 हो गई है, 1,50,000 का गेन हो गया है। सर गेन आ गया है तो हम लोग ओसीएम में ट्रांसफर कर दें, नहीं ओसीएम ट्रांसफर नहीं करना है, आपको देखना है क्या इस लॉस, क्या इस एसेट को पे कभी लॉस हुआ था, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था, पीएल में ट्रांसफर किया था, हाँ। तो जो 1.5 का गेन आया है वो पीएल को क्रेडिट करेंगे, ओसीआई को क्रेडिट नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट केस, 3 लाख से वैल्यू इन 8 लाख हो गई है, 8 लाख, 5 लाख का गेन आ गया है। सर ओसीआई में पूरा ट्रांसफर कर दो, 5 लाख को नहीं, कितना करेंगे, 2 लाख जो मेरे डेबिट में है पीएल के, तो पीएल को क्रेडिट करोगे 2 लाख से। 5 लाख को टोटल क्रेडिट करना है, गेन है 5 लाख को क्रेडिट करना है, तो 2 लाख तो पीएल को क्रेडिट करो और 3 लाख ओसीआई को क्रेडिट करो। क्लियर। ये पूरा चार्ट है, ये कंप्रेहेंसिव चार्ट है। अगर आपको ये चार्ट समझ में आ रहा है तो आप बहुत सारे आईएएस की अकाउंटिंग कर पाओगे, ठीक है ना। IAS 38 में भी सेम चार्ट चलता है हमारा, ये IAS 36 में इम्पेयरमेंट में भी सेम चार्ट चलता है। तो इस टाइप से आपको बहुत सारे आईएएस हैं जहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी इसकी। हाँ ठीक है, IAS 40 में भी करस्पॉन्डिंगली ऐसे ही होता है, ठीक है ना। देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो IAS 16 है पूरा कंप्लीट हो गया आपका। अभी कुछ छोटे छोटे पॉइंट रह गए हैं, हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अकाउंटिंग हम लोग ने कर ली पूरी, ठीक है। रिकॉग्निशन, अब यहाँ पे देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ द रिवैल्यूएशन गेन इन द लॉसेस, ये पूरा कंप्लीट कर लिया, ये पूरा चार्ट ही है, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला है, ठीक है, कि आप पहले उसको रिवैल्यूएशन, अगर गेन आता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है सी चार्ट। तो रिकॉग्निशन कैसे करेंगे रिवैल्यूएशन गेन या लॉस का, तो उसको किसके क्या देखना है, हमको चार्ट देखना है, जो हमने अभी आपको चार्ट बताया है। उस चार्ट के बाद कुछ भी नहीं, अगर आप वो चार्ट पढ़ लिया है तो पूरा सब कवर हो जाएगा। क्लियर। ओके। डेप्रिसिएशन ऑफ द रिवैल्यूड एसेट्स, कैसे किस तरह से डेप्रिसिएशन लगाएंगे उसके बारे में बात हो रही है। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, अभी हम लोग एग्जाम्पल ही देख करके आए हैं। तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे हम लोग, रिवैल्यूड एसेट्स के ऊपर, बेस्ड ऑन द रिवैल्यूड एसेट्स लेस रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है ना। रिवैल्यूड अमाउंट जो आएगा मेरा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर, रिमेनिंग, या वर्ड के लिखा है, रिमेनिंग वर्ड लिखा हुआ है, लिखा है। तो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखो चार्ज किया था इस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग, इसीलिए हमने 48 ईयर के बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। क्लियर। तो डेप्रेशन कैसे चार्ज होगा हमने आपको पूरा बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। थ्योरी आपको पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल समझो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक बार में आपको। ठीक है। इसमें एक चीज और भी है, वो आपको बताते हैं, वो क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग डेप्रेशन किस पे चार्ज कर रहे हैं, रिवैल्यूड अमाउंट पे और बची हुई लाइफ पे, रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से हम लोग डेप्रेशन चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात उन्होंने बोला। दूसरा बोला, जो डेप्रेशन आएगा वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, खर्चे में जाएगा। ऑब्वियसली तो डेप्रेशन तो वैसे ही पीएल में जाता है। थर्ड थिंग क्या बोल रहे हैं, थर्ड थिंग बोल रहे हैं, तीसरी चीज क्या बोल रहे हैं, एक्सेस डेप्रिसिएशन वाली बात। एक्सेस डेप्रिसिएशन में बोला है इन्होंने कि आप जब डेप्रिसिएशन आप निकाल रहे हो, कॉस्ट मॉडल से डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो और फेयर वैल्यू मॉडल से जो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, उसमें अगर डिफरेंस आ रहा है, ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल में एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। उसमें मान लो सपोज डेप्रिसिएशन आ गया 1.67, और उसी एसेट्स के ऊपर अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे होते तो कॉस्ट कितना डेप्रिसिएशन आता, मान लो सपोज 1 मिलियन डेप्रिसिएशन आता। फेयर वैल्यू मॉडल में कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है, 1.67 का डेप्रिसिएशन आ रहा है मान लो सपोज। तो 0.67 का एडिशनल डेप्रिसिएशन आ रहा है ना रिवैल्यूएशन मॉडल में। तो IAS 16 बोलता है कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, उस डेप्रिसिएशन की आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी।
ये जो आपने ये डेप्रेशन लगाया है 1.67 का आपने, क्योंकि फेयर वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हो, तो डेप्रेशन कितना लगाया 1.67 का, उसकी तो नॉर्मल एंट्री जो पास कर रहे हो वैसे ही करोगे, डेप्रेशन को डेबिट करोगे और एसेट्स को क्रेडिट करोगे, नॉर्मल जो एंट्री पास करते हो। लेकिन 0.67 जो एडिशनल डेप्रेशन है उसके लिए एक एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको। एडिशनल डेप्रिसिएशन को आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल करके रिटेन में पास, तो आपको यहाँ पे दो एंट्री पास करनी है। 1.67 के लिए जो नॉर्मल एंट्री डेप्रेशन की पास होती है डेबिट करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए कराई हमने, डेप्रेशन को डेबिट किया है 1.67 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन या एसेट्स को क्रेडिट करना है 1.67 से। साथ के साथ जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल करके रिटर्न में ट्रांसफर करना। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि अगर कोई डिफरेंस रह जाता है, कोई इम्बैलेंस होता है हमारा प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, ठीक है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड में जो इम्बैलेंस है, कॉस्ट मॉडल में कुछ और है, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो कुछ और है, तो जो इम्बैलेंस है वो दूर हो जाए, इसलिए ये करते हैं। ठीक है, तो थर्ड थिंग हम लोग को ये याद रखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या लिखा है, इसी में लिखा हुआ है कि ये जो एंट्री है ये मैंडेटरी नहीं है, हर कंपनी को नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो करो, कंपलसरी नहीं है। अगर एंट्री करने की इच्छा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व निकाल कर रिटर्निंग में ट्रांसफर करने की इच्छा है तो आप करो, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, इन्होंने बोला। आगे, अब ये जो चेंज आएगा वो हम लोग रिटेन अर्निंग से निकाल, सॉरी, रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल रहे हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व किसका पार्ट है? इक्विटी का। और रिटेन अर्निंग भी किसका पार्ट है? इक्विटी का। तो इक्विटी के एक कंपोनेंट से निकाल करके दूसरे कंपोनेंट में जा रहा है, तो यहाँ पे ये किस में प्रेजेंट होता है? ये किस में प्रेजेंट होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में प्रेजेंट करेंगे इसको हम लोग। ठीक, ये आ गया हम लोग की पूरी बात। इसकी जनरल एंट्री हमने एक एक जनरल एंट्री देखी, सब एक एक जनरल एंट्री करके दिखा रहे हैं आप लोगों को इसीलिए, ठीक है, आपको रिवीजन हो जाए अच्छे से। ये देखिए पूरा ये लिखा हुआ है, यही जनरल एंट्रीज लिखी है। ठीक है, अब डिस्पोजल की बात करते हैं। अब डिस्पोजल के लिए देखिए हमने डिस्पोजल भी आपको यही बता दिया, ये देखिए डिस्पोजल भी यही बता दिया। डिस्पोजल के टाइम पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल एंट्री पास करेंगे, क्या कैश को डेबिट करेंगे, एसेट्स को क्रेडिट करेंगे और पीएल को क्रेडिट करेंगे, जो भी गेन या लॉस आएगा उसको पीएल में जाएगा। उस एसेट्स रिलेटेड कुछ भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा हुआ है तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे। ओसीई से निकाल करके, रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल करके रिटेन ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर, ये दो एंट्री पास होंगी डिस्पोजल के टाइम पे, यही है। ठीक है, तो आपको कहने मतलब ये कि एग्जाम्पल करोगे या एग्जाम्पल करोगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन की एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से IAS 16 पूरा हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। ठीक है, जितने भी चार्ट थे हमने कंप्लीट कर लिए, जो भी चीज आपको नंबर के हेल्प से बतानी थी आपको बता दी। ठीक है, इस तरह से IAS 16 हमारा पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो IAS 16 में आपको एक बार जल्दी से बता देते हैं क्या क्या चीज पढ़ी हम लोगों ने। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ IAS 16, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मेजरमेंट, इनिशियल रिकग्निशन, रिकग्निशन कब करेंगे, दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब रिकग्निशन करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कॉस्ट मोड, इनिशियल रिकग्निशन, इनिशियल रिकग्निशन किस पे करेंगे? कॉस्ट पे करेंगे हमेशा। फिर देखा हम लोगों ने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो सब्सिक्वेंट नेचर के हैं फिर भी कैपिटलाइज होंगे। ठीक है, तीन एक्सपेंडिचर थे जो सब्सिक्वेंट नेचर के हैं, सब्सिक्वेंट नेचर मतलब एसेट रेडी टू यूज हो गई है उसके बाद वो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, फिर भी कैपिटलाइज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री, जितने भी एक्सपेंडिचर है सब्सिक्वेंट नेचर के, वो पीएल में जाएंगे। फिर हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हमने देखा था कि सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे करेंगे। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के दो मॉडल थे, कॉस्ट मॉडल फॉलो करो या तो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करो। कॉस्ट मॉडल फॉलो करते तो क्या होगा, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट लॉस, इस वैल्यू पे दिखाओगे। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो तो किस वैल्यू पे दिखाओगे? रिवैल्यूड अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है ना, जो भी आपका इम्पेयरमेंट आ रहा है उस पे दिखाओगे। ठीक है, फिर हमने आपको बताया डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, उसके अंदर तीन चीजें थी। ठीक है, किस पे लगेगा? रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर लगेगा और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के बेसिस पे लगेगा, बताया। जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा वो पीएल में जाएगा। फिर हमने आपको बताया था कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन एज पर कॉस्ट मॉडल और डेप्रिसिएशन एज पर रिवैल्यूएशन मॉडल, उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसको आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन रिजल्ट से निकालोगे, डेबिट करोगे और रिटेनर में ट्रांसफर करोगे उसको, इम्बैलेंस को दूर करने के लिए। ठीक है, ये बताया। उसको प्रेजेंट कहाँ करेंगे? स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी में प्रेजेंट करेंगे। फिर ये बताया आपको। फिर आपको बताया डिस्पोजल, डिस्पोजल करेंगे तो क्या, दो दो एंट्री पास करते हैं डिस्पोजल के टाइम पे, एक तो नॉर्मल डिस्पोजल की एंट्री और दूसरी डिस्पोजल के टाइम पे अगर कुछ भी रिटेन अर्निंग में पड़ा हुआ है आपके पास में,
सॉरी, कुछ भी रिवॉल्यूशन रिजर्व में ओसी के अंदर या रिवॉल्यूशन रिजर्व में पड़ा हुआ उस एसेट से रिलेटेड, तो कहाँ ट्रांसफर करोगे, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करोगे। तो एंट्री क्या पास होगी, रिवॉल्यूशन रिजर्व को डेबिट करेंगे, खत्म करेंगे। रिवॉल्यूशन रिजर्व को डेबिट करने का मतलब क्या, रिवॉल्यूशन रिजर्व को खत्म करेंगे और क्रेडिट कहाँ करेंगे, रिटेन अर्निंग। तो इस तरह से पूरा हमने आपको पूरा समरी बता दिया आपको अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की। अब बात आती है नेक्स्ट, आईएएस है हमारे पास में, आईएएस है नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट का। तो गवर्नमेंट ग्रांट में क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट हम लोग को यहाँ पे क्या सीखना है, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और अगर रिफंड करना पड़े हमें गवर्नमेंट ग्रांट का तो किस तरह से रिफंड करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग को देखनी है। ठीक है, चलिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने समरी नोट्स हैं, इस नोट्स के हेल्प से हम लोग करते हैं। IS 20, 1 सेकेंड, IS 20 की समरी यही थी, कहाँ चला गया। हम्म, ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं, गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो ग्रांट आर नॉट रिकॉग्नाइज अंटिल देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस, कब रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग, तो ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट होगी, आर नॉट रिकॉग्नाइज, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कब तक, अंटिल देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द कंडीशन विल बी कंप्लाइड, जो कंडीशन, उस ग्रांट को मिलने की जो कंडीशन है वो जब तक कंप्लाई नहीं हो गई है, एंड द ग्रांट विल बी रिसीव्ड। ठीक है, और देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस था कि उसको जो ग्रांट मिल भी जाएगी। ठीक है, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, ग्रांट मिलने की जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ वो रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए आपके पास में कि गवर्नमेंट ने बोला है तो उसको आपको मिल भी जाएगी ग्रांट वो। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी जा करके अपने बुक्स में आप क्या कर पाओगे, रिकॉर्ड कर पाओगे गवर्नमेंट ग्रांट, पहली बात। दूसरा, दो टाइप की होती है, एक होता है ग्रांट रिलेटेड टू द इनकम, एक होती है ग्रांट रिलेटेड टू द एसेट्स। अगर आपको ग्रांट मिली है एसेट्स रिलेटेड और ग्रांट मिली है इनकम से रिलेटेड, तो क्या करेंगे, तो ग्रांट अगर इनकम से रिलेटेड मिली है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मिली है, तो ग्रांट रिलेटेड टू द इनकम आर शोइंग इन द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। जो ग्रांट आपको मिली है उसको कहाँ दिखाएंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाएंगे, आइदर सेपरेटली और एज अ पार्ट ऑफ द अदर इनकम। ठीक है, और अल्टरनेटिवली डिडक्ट फ्रॉम द रेटेड एक्सपेंडिचर। तो आपको क्या कह रहे हैं कि आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट में दिखा दो, सिंपल सी बात बोलिए कि आप चाहो तो क्या कर सकते हो, सेपरेटली दिखा दो, सेपरेटली दिखा दो एज अ पार्ट ऑफ द अदर इनकम। ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड में दिखा दो, अदर इनकम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट साइड में दिखा सकते हो आप इसको, PL की क्रेडिट साइड में। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जो एक्सपेंडिचर किया है, मान लो सपोज 50,000 का एक्सपेंडिचर किया और 30,000 के लिए आपको आपको क्या मिल गया, गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई, तो नेट एक्सपेंडिचर 20,000 है, वो 20,000 आप दिखा दो, अल्टरनेटिवली डिडक्ट फ्रॉम द रेटेड एक्सपेंडिचर। 50,000 आपने एक्सपेंडिचर किया एक्चुअल में, और माइनस 30,000 आपको ग्रांट मिली है। ठीक है, 30,000 आपको ग्रांट मिली है, तो बाकी का बचा हुआ नेट फिगर आप दिखा सकते हो 20K। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन है आपके पास में रेवेन्यू ग्रांट से related। अब ग्रांट रिलेटेड टू द एसेट्स, अब इसमें भी दो ऑप्शन है आपके पास में। तो अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली है रिलेटेड टू द एसेट्स आर प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसको भी दो तरह से दिखा सकते हैं हम लोग। कौन से दो तरीके हैं, पहला डिफर्ड इनकम की तरह दिखा सकते हो। ठीक है ना, डिफर्ड इनकम मतलब प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, डिफर्ड इनकम मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा दो, लायबिलिटी में दिखा दो। ठीक है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, या क्या कर सकते हो, डिडक्ट द ग्रांट इन कैलकुलेटिंग द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट वाला सपोज हमने एसेट्स 10 लाख की ली, आपको ग्रांट कितनी मिल गई, 4 लाख की ग्रांट मिल गई, बचा कितना, 6 लाख, आप 6 लाख दिखा दो कैरिंग में। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या था, एसेट्स की कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, 1 लाख, सॉरी 10 लाख, और लाइबिलिटी में कितना दिखा देंगे, लाइबिलिटी में लोग दिखाएंगे, लाइबिलिटी कितनी होगी, 4 लाख की। पहला पहला ऑप्शन ये, आप ऐसे दिखा सकते हो। अच्छा, एक बात याद रखना,
हम लोग जो इसको, जो मेरी लाइबिलिटी है उसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। जैसे डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम लोग, जिस रेशियो में डेप्रिसिएशन लगेगा एसेट्स के ऊपर, क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन लगेगा तो किस साइड जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट की साइड में जाएगा। उसी रेशियो में, सेम रेशियो में आपको अमोर्टाइज करना है इस लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी का अमोर्टाइज करोगे कहाँ लेके जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। क्योंकि एक्सपेंडिचर, जब एसेट्स को हम लोग अमोर्टाइज, एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं, तो कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है। और लाइबिलिटी को जो राइट ऑफ करेंगे तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। किस रेशियो में जाएगा, जिस रेशियो में डेप्रिसिएशन है, इतनी बात है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि नेट फिगर दिखा दो। 10 लाख की एसेट खरीदी, 4 लाख का ग्रांट मिला आपको, गवर्नमेंट ग्रांट मिला, जो डिफरेंस है 6 लाख, वो उसको दिखा दो बैलेंस शीट में। ठीक है। एनी डिफर्ड क्रेडिट, ये जो डिफर्ड क्रेडिट की बात हो रही है 4 लाख की, इज अमोर्टाइज, उसको अमोर्टाइज करेंगे हम लोग, लिखा हुआ है यहाँ पे, अमोर्टाइज करेंगे इसको टू द प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में अमोर्टाइज, क्रेडिट साइड में। पीएल की क्रेडिट, यहाँ पे लिखो पीएल क्रेडिट, पीएल के क्रेडिट साइड में। ठीक है। क्रेडिट यहाँ पे लिखा भी है, क्रेडिट इज अमोर्टाइज टू द प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ। जो एसेट्स की यूजफुल लाइफ होगी उसी, मतलब आप सिंपल सी, एसेट्स की यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है, जिस रेशियो में डेप्रेशन लगेगा उसी रेशियो में बस क्या कर देना, अमोर्टाइज कर देना इस 4 लाख को। ठीक है ना, जो ग्रांट मिली आपको। क्लियर है पूरी बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, IS 20 तक। ठीक है। अब बात आ रही है मेरी नेक्स्ट, नेक्स्ट है अगर रीपेमेंट की बात आएगी तो क्या होगा। अगर ग्रांट आपसे वापस मांग ली जाए, गवर्नमेंट ग्रांट आपसे वापस मांग ली जाए, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ठीक है। अब उसकी बात आ रही है। तो ग्रांट अगर वापस मांगी जाएगी तो क्या थे, क्या करेंगे, लिखे तो गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम रीपेबल इज अकाउंटेड फॉर एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्या हो जाएगा ये, तो किस तरह से ट्रीट करेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है। इन अकॉर्डिंग टू द IS 8, IS 8 में हम लोग चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की तरह इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है। पहली बात। ठीक है। अकाउंटिंग एस्टिमेट की ट्रीट करेंगे अंडर द IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड अकाउंटिंग एरर। तो पहले उन्होंने बताया किस तरह से ट्रीट करेंगे। फिर अगर रीपेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू द इनकम है, इनकम मतलब रेवेन्यू ग्रांट, आपको ये रेवेन्यू ग्रांट मिली थी, इसकी बात हो रही है, आपको ये रेवेन्यू ग्रांट मिली थी। हाँ ठीक है, अब आपने उसको वापस मांग रही, गवर्नमेंट कह रही है हमको वापस करो ये ग्रांट जो हमने आपको दी है। ठीक है। तो रेवेन्यू ग्रांट, इनकम ग्रांट मतलब रेवेन्यू ग्रांट, आर फर्स्ट अगेंस्ट एनी अमाउंट अनअमोर्टाइज्ड डिफर्ड क्रेडिट एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अगर कोई अनअमोर्टाइज डिफर्ड क्रेडिट है तो उसको पहले आपको एडजस्ट करना है, जो बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे अनअमोर्टाइज डिफर्ड क्रेडिट में, उसको एडजस्ट करना है। 4 लाख का मान लो, सपोज आपसे ऐसे बोले कि 4 लाख का गवर्नमेंट ने पैसे मांगे वापस, कि 4 लाख हमने आपको दिए थे वापस करो। तो कुछ पड़ा हुआ है आपके अनअमोर्टाइज डिफर्ड क्रेडिट में, कितना पड़ा हुआ है, 3 लाख पड़ा हुआ है। तो 3 लाख को पहले डेबिट कर दो, लाइबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। तो लाइबिलिटी को डेबिट कर दो, कैश को क्रेडिट कर दो 4 लाख से। अभी एनी डिफरेंस, अगर कुछ डिफरेंस आता है, हाँ डिफरेंस आ रहा है 1 लाख का, उसको पेल को डेबिट करना। तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने। ठीक है। फिर आती है रिपेमेंट ऑफ द ग्रांट रिलेटेड टू द एसेट्स। अगर, तो जब एसेट्स रिलेटेड ग्रांट हम लोग को वापस करनी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या था, आप नेट, आप ग्रॉस बेसिस पे दिखा रहे हो 4 लाख, तो 4 लाख वापस कर रहे हो, तो सेम फिर से यही करेंगे कि डिफर्ड ग्रांट के अंदर कुछ पड़ा हुआ है क्या, डिफर्ड ग्रांट मतलब लाइबिलिटी में कुछ बचा है क्या, जब लोग वापस करनी है, मतलब सपोज लाइबिलिटी बची है उस टाइम पे 3 लाख की, और आप वापस करना है 4 लाख आपको। तो पहले डिफर्ड ग्रांट की जो लाइबिलिटी है उसको डेबिट कर दो, खत्म करनी, लाइबिलिटी खत्म करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो लाइबिलिटी को आप डेबिट कर दो। ठीक है। लाइबिलिटी डेबिट होगी कितने से, 3 लाख की, क्योंकि जब लोग वापस मांगी गवर्नमेंट ने, उसमें लाइबिलिटी मेरी 3 लाख बची थी सर बैलेंस शीट में। 1 लाख को हमने अमोर्टाइज कर दिया था PL में, क्रेडिट में। तो आपको क्या करना है, लाइबिलिटी कितने की बची है, क्रेडिट कितनी बची है, 3 लाख की, उसको डेबिट कर दो, खत्म कर दी। कैश पे कर दो 4 लाख, जो डिफरेंस आएगा उसको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट साइड कम हो रहा है 1 लाख, तो डेबिट साइड को आपको क्या करना पड़ेगा, PL को डेबिट करना पड़ेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, लिखा है रीपेमेंट ऑफ द ग्रांट रिलेटेड टू द एसेट्स आर रिकॉर्डेड बाई अराइजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स एंड रिडक्शन ऑफ द डिफर्ड इनकम बैलेंस। ठीक है। तो ये हो गया। फिर ठीक है, तो पहला हमने ये बताया। दूसरा, अगर सेकंड केस अडॉप्ट कर रहे हैं, सेकंड केस अडॉप्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर नेट बेसिस पे दिखा रहे हैं तो नेट बेसिस पे क्या होगा, 4 लाख मांगा गवर्नमेंट ने, 4 लाख हम लोग ने पे कर दिया, तो क्या एंट्री पास करेंगे, एसेट को इंक्रीज कर देंगे, एसेट को डेबिट कर देंगे,
एक तो एंट्री पास करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। गवर्नमेंट ने पैसे मांगे थे वापस कर दिए, और एसेट्स को डेबिट कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि एसेट्स हमने पहले कम दिखा रखी थी, 6 लाख की दिखा रखी थी। और करस्पॉन्डिंगली आपको 4 लाख के ऊपर एडिशनल डेप्रेशन भी चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने डेप्रेशन किस पे चार्ज किया होगा, 6 लाख के ऊपर, और आपको किस पे चार्ज करना चाहिए था, 10 लाख के ऊपर। तो एडिशनल 4 लाख के ऊपर आप डेप्रेशन चार्ज कर दोगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे लिखा है एनी रिजल्टेंट कंपेरेटिव एक्स्ट्रा डेप्रेशन इज रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस इमीडिएटली। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा डेप्रेशन लगाना है इस 4 लाख के ऊपर, तो आप तुरंत लगा दो, पीएल में चार्ज कर दो। क्लियर? होप से पूरा क्लियर होगा आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट ग्रांट हमारा बहुत छोटा सा आईएएस है। सारे कंसेप्ट हमने आपको रिवाइज करवा दिए, रिपेमेंट से लेकर के, रेवेन्यू रिकॉग्निशन से लेकर के, सॉरी, ग्रांट से, ग्रांट रिलेटेड टू द इनकम से रिलेटेड, मतलब ग्रांट रिलेटेड टू द रेवेन्यू से रिलेटेड भी पूरी अकाउंटिंग बता दी। ग्रांट अगर आपको मिली एसेट्स रिलेटेड, उसकी भी अकाउंटिंग बता दी पूरी। और अगर रिपेमेंट करेंगे रेवेन्यू ग्रांट का या इनकम ग्रांट, बात एक ही है, या फिर कोई ग्रांट मिली है एसेट्स रिलेटेड, उसको वापस करना है, तो किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आईएएस है, आईएएस 40। ठीक है, आईएएस 40 का हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिए, आईएएस 40, आईएएस 40 में डेफिनेशन हम लोग को देखनी है, कौन कौन सी डेफिनेशन है। ठीक है, तो डेफिनेशन कौन सी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पहले तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो इज अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड, यहाँ पे क्या कवर होता है, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग। तो प्रॉपर्टी इज अ लैंड एंड बिल्डिंग, किस पर्पज के लिए, हेल्ड टू अर्न द रेंटल और फॉर द कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, उसको रेंटल पर्पज के लिए हमने रखा हुआ है, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पज के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो उससे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आईएएस 40 किसके लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, आईएएस 40 में। ठीक है, अगर वो ओनर्स ऑक्यूपाइड होगा, ओनर्स ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द ओनर, किस पर्पस के लिए है, फॉर द यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सप्लाई ऑफ द सर्विसेज और फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर तो आईएएस 16 लगेगा, करेक्ट। इसके ऊपर तो क्या लगेगा, आईएएस 16। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर क्या लगता है, आईएएस 40। तो अगर ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी तो उसके ऊपर हम लोग आईएएस 40 नहीं लगाएंगे, आईएएस 16 लगाएंगे। फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होता है, प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल द एसेट्स इन द ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन इन द मेजरमेंट डेट। अगर एसेट्स बेचने से जो प्राइस आपको मिलने वाला है, ठीक है ना, हम लोग कोई एसेट्स बेचने जा रहे हैं, उसको बेच के क्या प्राइस मिलेगा, को कितना अमाउंट मिलेगा, जो भी अमाउंट मिलेगा, दैट अमाउंट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स। ठीक है, ये डेफिनेशन कहाँ से ली है हमने, आईएफआरएस 13 से ली है, आईएफआरएस 13 से डेफिनेशन आई है ये। यहाँ पे लिख, यहाँ पे आप समझ सकते हो आईएफआरएस 16, सॉरी आईएफआरएस 13, आईएफआरएस 13 की डेफिनेशन। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द कॉस्ट। तो कॉस्ट का मतलब होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड, जो आपने अमाउंट पे करी हुई है, और द फेयर वैल्यू ऑफ द अनदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर द एसेट्स। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो भी अमाउंट आपने पे करी है, या फिर जो भी आपने अदर कंसिडरेशन पे किए हुए हैं, उस सबका सम, दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जो आपने एसेट्स, जो आपने अमाउंट पे किया है एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है बुक वैल्यू। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस वैल्यू पे एसेट्स को दिखा रखा है, दैट विल बी द कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट इज अ, carrying amount of the is the amount at which an assets is recognized in the statement profit statement of financial position। मतलब बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे आपने एसेट्स को दिखा रखा है, दैट विल बी दैट, वो क्या हो जाएगी, एसेट्स की कैरिंग अमाउंट हो जाएगी, कैरिंग अमाउंट होती है। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशन दे रखी थी आईएएस 40 में। रिकॉग्निशन कब करेंगे, मतलब रिकॉग्निशन मतलब अपने बैलेंस शीट में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कब दिखाएंगे। ठीक है, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, यहाँ पे लिखो आईएएस 16। आईएएस 16 में जो कंडीशन दे रखी है वही कंडीशन है यहाँ पे आईएएस 40 में भी। आईएएस 16, जो आईएएस 16 में है दी हुई है कंडीशन, वही कंडीशन, दोनों कंडीशन यहाँ पे रिकॉग्निशन। मतलब ये अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी जाकर ये बुक्स ऑफ अकाउंट में आप क्या कर पाओगे, रिकॉर्ड कर पाओगे, अदरवाइज आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। क्या कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन, प्रोबेबली इकोनॉमिकल बेनिफिट विल फ्लो टू एंटिटी, उस एसेट को यूज करके फ्यूचर में इकोनॉमिकल बेनिफिट उठाएंगे हम लोग, पहला। सेकंड, द कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर, उस एसेट की कॉस्ट हम लोग रिलायबली मेजर कर सकते हैं।
अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है सर, इनिशियल मेजरमेंट कैसे करेंगे, हमेशा कॉस्ट पे करेंगे। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा कॉस्ट पे होता है। और कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जैसे IAS 16 में कॉस्ट निकालते थे बिल्कुल वैसे निकालते हैं। कैसे निकालते थे हम लोग, इनिशियल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ठीक है, इस वैल्यू पे दिखा देंगे हम लोग। IAS 16 में भी ऐसे दिखाते थे, यहाँ पे भी वैसे दिखाएंगे इनिशियल। ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे क्योंकि अभी इनिशियल कंडीशन की बात हो रही है, सब्सिक्वेंट कंडीशन में होगा। तो इनिशियल कंडीशन कैसे निकालते हैं, इनिशियल कंडीशन में क्या क्या चीजें ऐड करते हैं। तो IAS 16 में जो चीज ऐड कर देते हैं, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए उसको वर्किंग कंडीशन तक लाने में जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो सब क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। यही था IAS 16 में। ठीक है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आपके पास दो मॉडल है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट में ईयर एंड पे आकर के बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। तो दो ऑप्शन है आपके पास में, चाहे तो आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर लो, IAS 16 में जो कॉस्ट मॉडल दिया है बिल्कुल वैसे ही फॉलो करो। अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा, देखिए क्या क्या लगेगा, इनिशियल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, है ना। इस वैल्यू पे दिखा दोगे। फेयर वैल्यू मॉडल, आप फेयर चाहो तो फेयर वैल्यू मॉडल भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा कि फेयर वैल्यू वहां पे क्या था, IAS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल था, यहाँ पे फेयर वैल्यू मॉडल, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है, तीन डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है कि रिवैल्यूएशन मॉडल में हम लोग डेप्रेशन लगाते थे, फेयर वैल्यू मॉडल अगर आप यूज करो तो डेप्रेशन नहीं लगेगा, पहला डिफरेंस। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस, वहां पे जो रिवैल्यूएशन गेन आता था वो कहाँ जाता था, OCI में। यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गेन आएगा वो कहाँ जाएगा, PL में। ठीक है, तो ये मेन दो डिफरेंसेस है। ठीक है, अच्छा, फेयर वैल्यू मॉडल में क्या करेंगे हम लोग, मेजर करेंगे फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईच रिपोर्टिंग डेट, हर रिपोर्टिंग डेट पे आकर के उसकी एसेट की फेयर वैल्यू निकालेंगे। और उस फेयर वैल्यू निकालने पे जो फेयर वैल्यू गेन आएगा, मान लो सपोज हमने 10 लाख का इनिशियल रिकॉग्निशन, मेरा 10 लाख रुपए का, या मेरी कैरिंग अमाउंट, एसेट की कैरिंग अमाउंट, इनिशियल रिकॉग्निशन नहीं बोलना चाहिए, कैरिंग अमाउंट, एसेट की कैरिंग अमाउंट मेरी 10 लाख रुपए है, और मार्केट में उसकी वैल्यू 12 लाख हो गई है। तो 2 लाख का जो गेन आएगा, ईयर एंड पे जाएंगे और निकालेंगे इसका कैरिंग अमाउंट, सर इसका फेयर वैल्यू कितना है, 12 लाख रुपीज है। जो डिफरेंस आएगा 2 लाख का, दैट 2 लाख विल बी द गेन, और दैट गेन विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। और एक बात याद रखना है कि नो डेप्रेशन, डेप्रेशन चार्ज नहीं करना है। एक बार एसेट्स, एक बार हम लोगों ने एसेट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को पे अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करने लगे तो उसके ऊपर डेप्रेशन नहीं लगता है। ठीक है, एक बात और याद रखनी है जो यहाँ पे लिखी नहीं है, नो इम्पेयरमेंट। मतलब अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हो तो इम्पेयरमेंट नहीं लग सकता उस एसेट्स के ऊपर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे अगर फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हो तो उस पर इम्पेयरमेंट कभी नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये कहाँ लिखा, IAS 16 में बात लिखी हुई है, ये बात कहाँ लिखी है, IAS 16 में बात लिखी हुई है। ठीक है, हाँ अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो तो आप इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, जिसके लिए आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो, उस पर इम्पेयरमेंट लॉस कभी नहीं लग सकता। ठीक है ना, प्रोबेटेड है, IAS 36 में बात लिखी हुई है, पढ़वा देंगे भी आपको। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर में क्या होगा, देखिए, तो ट्रांसफर, ट्रांसफर में क्या करेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू द प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। ठीक है, हम लोग क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, IAS 40 से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ पे, IAS 16 में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले IAS, अच्छा इसके लिए एक काम करते हैं, इसके लिए हमने केसेस बनाए हैं आप लोगों के लिए, उसको केस के थ्रू करते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको केसेस क्लियर हो जाएंगे जल्दी से। ठीक है ना, आप लोगों के लिए ओपन करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए, तो यहाँ पे केसेस हमने लिए, यहाँ पे 4 केसेस बेसिकली आते हैं हमारे पास में। पहला केस क्या आता है, ये 4 केसेस है हमारे पास में, केसेस और भी हैं लेकिन हमारे बुक में एक 4 केसेस ही हैं। क्या क्या है, पहला केस देखते हैं। पहला केस है कि अगर मान लो सपोज हम लोगों ने IAS 40 से IAS 16 में ट्रांसफर किया, IAS 40 से IAS 16 में ट्रांसफर किया कर रहे हैं, और IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे थे। तो हम लोग को जिस दिन ट्रांसफर कर रहे हैं, किस दिन ट्रांसफर कर रहे हैं, 38 जून को ट्रांसफर कर रहे हैं।
तो आपको देखना पड़ेगा कि उस एसेट की ओपनिंग कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 1 लाख रुपीज की ओपनिंग कैरिंग अमाउंट। ठीक है, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे थे तो डेप्रेशन तो लगेगा नहीं 6 मंथ का। हम लोग क्या करेंगे, सीधे फेयर वैल्यू निकालेंगे, 30 जून की सीधे फेयर वैल्यू निकालेंगे, डेप्रेशन निकालने की जरूरत नहीं, जो क्योंकि यहाँ की जो कैरिंग अमाउंट होगी, ओपनिंग जो कैरिंग अमाउंट होगी वही ऑन द रेट ऑफ ट्रांसफर कैरिंग अमाउंट होगी, क्योंकि डेप्रेशन तो लगेगा नहीं फेयर वैल्यू मॉडल में, IS 40 में। फेयर वैल्यू निकाली, फेयर वैल्यू कितनी आएगी, 1,20,000। ये गेन जो आएगा, दैट गेन विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस। फेयर वैल्यू गेन आएगा, फेयर वैल्यू गेन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, PL में। और IS 16 के लिए कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 1,20,000। दिस इज द केस नंबर 1। केस नंबर 2, अभी कॉस्ट मॉडल से, सॉरी, IS 40 से IS 16 में ही ट्रांसफर कर रहे हैं, बस IS 40 में कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे थे, कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे थे। तो आपको देखना पड़ेगा कि ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, उस एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू मतलब लास्ट बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी थी, मतलब इस ईयर की, जिस ईयर में ट्रांसफर कर रहे हैं 2001 में, 1 जनवरी 2001 की वैल्यू कितनी थी, 1 मिलियन ओपनिंग वैल्यू। 6 महीने का डेप्रेशन लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉस्ट मॉडल फॉलो हो रहा है IS 40 में, अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो होता है तो डेप्रेशन जाता है, लगता है। डेप्रेशन कितना आ गया, मान लो सपोज 2500 डेप्रेशन आ गया, कैसे, 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 ईयर्स इसकी लाइफ है, इंटू 6/12। ठीक है, तो आपने डेप्रेशन निकाल दिया, 6 मंथ का डेप्रेशन निकाल दिया। कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई, 30 जून की कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई, 97,500। आप इसी वैल्यू में ट्रांसफर कर दोगे उठा करके, सिंपल। उसको रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि IS 40 में लोग कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। अब IS 16 की बात करते हैं, IS 16 से IS 40 में ट्रांसफर कर रहे हैं, और IS 40 में कौन सा मॉडल फॉलो होगा, फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आपको ओपनिंग वैल्यू लिखनी है, 1 लाख। 6 मंथ का डेप्रेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि IS 16 में तो डेप्रेशन लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करो चाहे रिवैल्यूएशन, कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे दिया भी नहीं है आपको कौन सा मॉडल, मतलब भी नहीं है कौन सा मॉडल फॉलो होगा आपको, तो मतलब क्या है, IS 40 में कौन सा मॉडल फॉलो होगा, फेयर वैल्यू मॉडल। तो डेप्रेशन लगाए 2500 का, 6 महीने का, 6 मंथ का, कैरिंग अमाउंट आ गई मेरी 30 जून की 97,500। फेयर वैल्यू कितनी थी उसी दिन की, 1,20,000। अब जो गेन आएगा, दैट गेन इज कॉल्ड द रिवैल्यूएशन गेन। रिवैल्यूएशन गेन, इस रिवैल्यूएशन गेन को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, OCI में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन कहाँ कर रहे हैं, IS 16 में रिवैल्यूएशन करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे IS 40 में प्रॉपर्टी को। IS 40 के लिए कॉस्ट कितना बन जाएगा, 1,20,000। सिंपल। लास्ट केस हमारी बुक के लिए, IS 16 है, IS 16 से IS 40 में ही ट्रांसफर करेंगे, लेकिन IS 40 में कौन सा मॉडल फॉलो करेंगे, कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे। तो IS, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कितना, दैट इज कॉल्ड द करंट कैरिंग अमाउंट। जहां वर्ड कैरिंग अमाउंट लिखा होता है, हमेशा इसका मतलब क्या होता है, कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, या कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कितना है, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट ये था, बुक वैल्यू थी 1 लाख, डेप्रेशन लगेगा क्योंकि IS 16 और डेप्रेशन तो लगेगा 6 मंथ का। कैरिंग अमाउंट कितना है, 97,500। क्योंकि कॉस्ट मॉडल फॉलो होने वाला है, आप रिवॉल्यूशन नहीं करोगे, IS 40 के लिए कॉस्ट कितना बन जाएगा, 97,500 बन जाएगा। तो अगर हम सिंपल सी बात करें, तो सिंपल बात यह है कि IS 40 चाहे रिसिपिएंट हो और चाहे IS 40 ट्रांसफर हो, IS 40 चाहे रिसिपिएंट हो, यहाँ पे रिसिपिएंट है और यहाँ पे IS 40 ट्रांसफर है, इस बात से कोई मतलब नहीं, IS 40 कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा था तो कौन कौन सा मॉडल फॉलो करेगा उस पर डिपेंड करता है कि आपको रिवॉल्यूशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो कर रहा था, आपने पहले रिवॉल्यूशन किया, इवन दो IS 40 ट्रांसफर था, यहाँ पे IS 40 कौन है, रिसिपेंट है, और फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करेगा, तो आपको पहले फेयर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो चाहे IS 40 ट्रांसफर हो, चाहे IS 40 रिसिपिएंट हो, हम लोग को रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा किसके हिसाब से, IS 40 के हिसाब से। क्लियर, कि IS 40 में कौन सा मॉडल फॉलो हो रहा था या कौन सा मॉडल फॉलो होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफर केसेस थे, हमने पूरे ट्रांसफर केसेस आपको बता दिए, विद एग्जाम्पल, विद नंबर की हेल्प से, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन हो तो अच्छे से पूरा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये ट्रांसफर केसेस हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं डिस्पोजल के ऊपर। डिस्पोजल, अगर हम लोग डिस्पोज ऑफ करेंगे प्रॉपर्टी को, तो जो भी गेन आएगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल है। फिर आएगा डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर हमारे कोर्स में नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे दिए हमने कि आपको क्या क्या डिस्क्लोज करने, कोर्स में नहीं है, ध्यान रखना, डिस्क्लोजर कभी भी कोर्स में नहीं होते, आपके नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए हमने दे दिए हैं। ठीक है, आप चाहो तो सिंपली छोड़ भी सकते हो, तो हमने आपको जस्ट नॉर्मली आपको डिस्क्लोजर्स दिए हैं कि कौन कौन से डिस्क्लोजर आपको करने पड़ सकते हैं IS 40 में। ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा डिस्क्लोजर्स क्या क्या, ठीक है। इस तरह से हमारा IS 40 पूरा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अभी लास्ट IS बचा हुआ है हमारा IS 23। ठीक है, इसी बुक का। चलिए,
तो IS-23 बचा हुआ है इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। IS-23 करते ही पूरा चैप्टर हमारा, केवल एक चैप्टर कंप्लीट होगा अभी बात, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है बोरिंग कॉस्ट, अगर कोई इनकर हो रही है बोरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू द क्वालिफाइंग एसेट्स, अगर कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं रिलेटेड टू द क्वालिफाइंग एसेट्स, मस्ट बी उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब होता है कि वो एसेट जिसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग क्या लगे, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। तो क्वालिफाइंग एसेट्स इज दैट नेसेसरी टेक्स अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड वर्ड नहीं है यहाँ पे एक्ट में, सब्सटेंशियल पीरियड वर्ड क्या लिखा है एक्ट में, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू बी रेडी फॉर इज इंटेंडेड यूर सेल। अब बात आ रही है लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या होता है, ये सब्सटेंशियल पीरियड का मतलब क्या होता है, तो मोर देन 1 ईयर, जनरल मतलब होता है मोर देन 1 ईयर। अगर एक साल से ज्यादा का टाइम लग रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिफाइंग एसेट्स बोलेंगे। और क्वालिफाइंग एसेट्स होगी तो उसके ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट आ रही है तो वही सिर्फ कैपिटलाइज करेंगे। कितने पीरियड की कैपिटलाइज करेंगे, ध्यान रखना। कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट करते हैं, जिस दिन एसेट्स हम लोग ने बनाना स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया प्लस बोरिंग कॉस्ट स्टार्ट हो जाए, बोरिंग कॉस्ट जिस दिन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, बोरिंग कॉस्ट। ठीक है। तो जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, बोरिंग कॉस्ट स्टार्ट हो जाए, उस दिन कैपिटलाइजेशन, उस दिन से लेकर के जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता, यूज रेडी टू यूज, उस पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट आएगा, इस पीरियड में जो भी इंटरेस्ट आएगा वो क्या करेंगे हम लोग, कैपिटलाइज करेंगे। उसको क्या करेंगे, कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे, एसेट्स की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे, कैपिटलाइज्ड। उसके बाद जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो कहाँ जाएगा, पीएल। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। ये यहाँ पे लिखा हुआ है बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, तो लिखा है फंड स्पेसिफिकली बोरोड, अगर आपने कोई फंड स्पेसिफिकली बोरो करे हुए हैं, ठीक है। मतलब सपोज हमने बिल्डिंग बनाने के लिए ही लोन लिया है, कितने परसेंट पे, 10% पे, तो 10% से आप कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर दो। तो फंड स्पेसिफिकली बोरोड एट एक्चुअल बोरिंग रेट लेस एनी इनकम, ठीक है। अगर कोई इनकम होगी हमारी किस पीरियड में, कैपिटलाइजेशन पीरियड में जो इनकम होगी उसको माइनस कर देंगे, कैपिटलाइजेशन पीरियड में ही जो इनकम होगी, याद रखना कैपिटलाइजेशन पीरियड में, हमने एग्जाम्पल देके बताए हैं बहुत सारे। तो कैपिटलाइजेशन पीरियड में जो इनकम होगी, दैट इनकम विल बी डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन अमाउंट। और उसके बाद अगर कोई इनकम हो रही है, उसके बाद भी कोई इनकम हो रही है, कैपिटलाइजेशन पीरियड के बाहर कोई इनकम हो रही है, ठीक है ना। आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, आपके फंड्स बेकार पड़े हुए थे, आपने बोरो कर लिया लेकिन फंड्स आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो उसमें, आपने इन्वेस्ट कर दिए, एफडी करा ली उसकी, उसके बाद जो इनकम कमाओगे तो आपको देखना पड़ेगा किस पीरियड में कमा रहे हो, कैपिटलाइजेशन पीरियड में कमा रहे हो तो जो कैपिटलाइजेशन अमाउंट आई है उससे माइनस कर दो उस इंटरेस्ट को, और उसके बाद भी आप इंटरेस्ट कमाते चले जा रहे हो तो उसको पीएल में ट्रांसफर करना है, पीएल क्रेडिट में, इनकम में दिखाना है आपको। ठीक है। आगे जनरल फंड्स, अगर आपने जनरल फंड्स लिए, जनरल फंड्स का मतलब है कि आपने कुछ फंड्स एक जगह से लिए, कुछ फंड्स अलग जगह से लिए, कुछ फंड अलग जगह से लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ेगा ऑफ द बोरिंग। ठीक है। अमाउंट कैपिटलाइज शुड नॉट बी एक्सीडेड एक्चुअल कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट हमारी यदि 100 रुपए, उससे हो ना कैपिटलाइज कर सकते, है ना। आगे कमेंसमेंट एंड सस्पेंशन ऑफ द सेशन, कमेंसमेंट कब से स्टार्ट करते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन, तो जब हम लोग एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं प्लस बोरिंग कॉस्ट इनकर होने लगी और हम लोग का ऐसे तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो वही है यहाँ पे, देखिए हमने बोला था कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, बोरिंग कॉस्ट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, दोनों कंडीशन जिस दिन सेटिस्फाई हो जाएंगी उसी दिन से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। सस्पेंशन कब करेंगे, जब एसेट्स रेडी टू यूज हो गई है, एसेट्स पूरी बन के तैयार हो गई है, ठीक है। तो सस्पेंड कर देंगे कैपिटलाइजेशन को व्हेन द डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड, ठीक है। सेसेशन कैपिटलाइजेशन व्हेन एक्टिविटी टू गेट द एसेट्स रेडी टू यूज और सेल आर कंप्लीटेड, ठीक है। तो उसको हम लोग सीज कर देंगे, बंद कर देंगे। हम यहाँ पे सस्पेंड, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना है इसको। सस्पेंड का मतलब होता है कि मान लो सपोज एक्सटेंडेड, यहाँ पे सस्पेंड सस्पेंड लिखा है ना, तो उसके आप लिखो, यहाँ पे आपको समझना एक्सटेंडेड सस्पेंशन, एक्सटेंडेड। दो सस्पेंशन होते हैं, एक होता है प्लांट सस्पेंशन, होता है एक्सटेंडेड सस्पेंशन।
प्लान सस्पेंशन का मतलब होता है, मान लो सपोज आपसे ऐसे बोले कि हम लोगों ने सोचा था कि मुंबई में बिल्डिंग बना रहे थे, मुंबई में जून और जुलाई में पानी बरसता है नॉर्मली, जून और जुलाई में बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग को कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा क्योंकि वो प्लान सस्पेंशन था। इसीलिए उस पीरियड में जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, बोरिंग कॉस्ट आएगा, उसको कैपिटलाइज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्सटेंडेड सस्पेंशन का मतलब क्या हुआ कि जून और जुलाई में पानी बरस रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगस्त में पानी बरस रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंडेड सस्पेंशन। और बिल्डिंग नहीं बन पा रही है, कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, तो अगस्त पे जो बोरिंग कॉस्ट आएगा, अगस्त मंथ में जो बोरिंग कॉस्ट आएगा, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल में, उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सस्पेंड जो लिखा हुआ है ना, दैट्स कॉल्ड द एक्सटेंडेड सस्पेंशन, हमेशा याद रखना बुक में, अभी बुक में भी लिखा है वर्ड एक्सटेंडेड सस्पेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, और सीज कब कर देंगे, बम बंद कब कर देंगे कैपिटलाइजेशन करना, जब हम लोग का एसेट रेडी टू यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, सीज कर देंगे, मतलब कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे। बोरिंग कॉस्ट अभी भी आता ही रहेगा, लोन तो वापस किया नहीं है आपने, जो बोरिंग कॉस्ट आएगा उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर, इस तरह से बस इतना सा आइए 23 था। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो रहा है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने सारे आईएएस कंप्लीट कर लिए, 4 आईएएस दिए हुए थे, चारों आईएएस कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, ये देखिए अगर आपको दिखा देते हैं, तो ये पूरे आईएएस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग आगे के जो चैप्टर दिए हुए हैं, हम लोग को जो टेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इम्पेयरमेंट और नॉन करंट एसेट, हेल्ड फॉर सेल है, इसका पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन एंजॉय, बाय बाय।